हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए केवीएस पीजीटी इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर टेस्ट सीरीज़ 3 लेकर आई हूं। इससे पहले मैं अपनी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोगों का पेपर जो पीजीटी का है वो जल्द ही आ रहा है। इस समय आप लोग को ऑब्वियसली क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। और आप लोग जो है, जैसा कि आप लोगों ने एलडीसी का पेपर मैंने पूरा इस पे भी सॉल्व करवाया था, आपने देखा हो तो दे आस्क्ड ओनली 29 क्वेश्चंस ऑफ लिटरेचर एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट वाज ग्रामर, जिसमें से भी 24 क्वेश्चंस पैराग्राफ्स के थे। तो आप लोग पैराग्राफ सॉल्व करिए, जैसे भी पैराग्राफ्स हैं, कोई ज़्यादा हार्ड लेवल के पैराग्राफ्स तो आए नहीं थे। और जैसा एलडीसी का पेपर आया था वो हो सकता है ऐसा ही पेपर आए। और ग्रामर के क्वेश्चंस जो हैं वो अपने अच्छे से सॉल्व करिए। वन मोर थिंग मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, मेरे पास 12th क्लास के जो इसके जो बुक्स हैं दोनों, फ्लेमिंगो और ये वाली जो बुक्स हैं, इनके प्रोज और पोइट्री दोनों के क्वेश्चंस के पूरा मेरे पास पीडीएफ है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूं, अगर आपको ज़रूरत लगती है, उसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स दिए हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत है, हो सकता है आपके पास भी कहीं से आईवी हो, वो मेरे पास भी आईवी है। तो अगर आपको लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत है तो कमेंट में बता दीजिए, हम लोग जो है शाम को पोस्ट कर देंगे उसको आप लोगों के लिए इसमें टेलीग्राम पे। आपको उसे प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है, खोलिए और पढ़िए। उसमें हर चैप्टर के 40 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं और आंसर्स भी उसके उसी में दिए हुए हैं। राइटर्स, अब आते हैं, बात राइटर्स की करते हैं। देखिए ऐसा है, 29 क्वेश्चंस जो पिछली बार उन्होंने मतलब एलडीसी में जो पूछे थे, उसमें 29 क्वेश्चंस में उन्होंने एक भी टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा था। अब क्या इनका पैटर्न रहता है क्या नहीं रहता है, आप टेक्स्ट भी पढ़िए। और उसके बाद अब राइटर्स उन्होंने बिल्कुल कहीं से भी कोई भी उठा लिया था, रीता देसाई, सलमान रश्दी, और अब पता नहीं वो क्या करेंगे, क्योंकि ये उनका पुराना पैटर्न भी था जो उन्होंने किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोचें कि भाई 5-7 क्वेश्चन जो है राइटर्स के ना भी करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मान लीजिए 29 के 29 क्वेश्चन या 30 के 30 क्वेश्चन ऐसे ही जैसे एलडीसीई में आए हैं वही आ जाए। अब देखिए भाई ऐसा है कि मुझे इस बात का खैर मैंने बहुत मेहनत करी थी और 35 क्वेश्चंस लिटरेचर के आए हैं, वो किसी के करवाए हुए वो नहीं है, वो एनसीईआरटी के बुक्स के हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि जैसे हम मतलब अपना 9th 10th 11th 12th को पढ़ाते हैं, तो उनकी बुक्स में जो उनके मॉडल पेपर में या उनके जो उनके इसमें गाइड वगैरह में दे रखे होते हैं, या एनसीईआरटी की बुक्स में जो मैं आप आज अगर आप कहेंगे तो जो मैं आपको भेजूंगी, एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए हैं जैसा बच्चों से पूछे जाते हैं। तो जैसा भैया एलडीसी का पेपर था, टीजीटी का, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब लिटरेचर का ये लो लेवल ये कर देंगे। और उसमें जो है तो मुझे लगा था कि भाई केवीएस है तो एक अच्छे लेवल का पेपर बनाएगा। खैर उसमें भी उन्होंने ग्रामर के क्वेश्चंस काफ़ी सारे दिए हैं, और उसमें उन्होंने ग्रामर जिन्होंने ढंग से पढ़ी है वो उन्होंने बहुत अच्छा जो है उसमें कर लिया है। और सब्जेक्ट जो और सब्जेक्ट्स हैं जैसे पेडागोजी है और बाकी चीज़ें। अब बात करते हैं केवीएस पीजीटी की। चलिए मानते हैं जैसा उन्होंने एलडीसी का टीजीटी का दिया वैसा ही उन्होंने जो है वो उसका भी दे दिया, टीजीटी का जो मतलब सबके लिए था। अब अगर मान लीजिए वही एलडीसी वाला ही पैटर्न वो उसमें दे देते हैं तो पेपर वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। एलडीसी का पीजीटी का भी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। सिर्फ 29 क्वेश्चन जो थे वो टेक्स्ट में से कुछ नहीं पूछा गया था। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ टेक्स्ट वॉज आस्क्ड। और 29 क्वेश्चन, अब 29 क्वेश्चन में से अगर आपको 20-22 भी आप कर लेते हैं, मान लीजिए उसमें 29 है तो इसमें 35 आ जाए, 4-5 जो है वो टेक्स्ट बेस दे दें या 4-5 राइटर बेस दे दें, बाकी टेक्स्ट बेस दे दें भाई, क्योंकि जैसा पैटर्न चल रहा है वैसे ही अगर आ रहा है तो आप उससे वो नहीं कर सकते। हाँ, मगर इसमें हम ये नहीं कर सकते ये राइटर पढ़ लें या वो राइटर पढ़ लें, बिकॉज दे हैवंट मेंशन्ड एनीवेयर कि वो तो टेक्स्ट तो दे दिया मगर ये नहीं पता कि पढ़ना क्या है। तो ग्रामर पे अपना हाथ बहुत अच्छा रखिएगा, ग्रामर की प्रैक्टिस करते रहिएगा, और खास तौर पे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। ग्रामर का उन्होंने 10 क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच के दिए थे, उसके अलावा क्लॉजेस के भी थे, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी गई है, 10 क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच के थे। अगर आप लोगों ने ना देखा हो पेपर तो मेरे ही चैनल पे पड़ा हुआ है, एलडीसी का पीजीटी का मैंने सॉल्व करवाया है पूरा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है उसको 10 क्वेश्चन इसके थे, क्लॉजेस के थे, 24 क्वेश्चन पैराग्राफ के थे, वो मैंने नहीं लिए थे। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस जो हैं जैसे जम्बल्ड सेंटेंसेस एंड ऑल दैट, तो इनको अच्छे से करिएगा, आपका इसमें हो जाएगा। आज जो मैंने लिया है इसमें, एक तो मैंने लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो एक चैप्टर लिया है 12th का,
अनीस जंग ने जो लिखा है, और एक मैंने इसमें आर्टिकल्स के क्वेश्चन, आर्टिकल राइटिंग के क्वेश्चंस लिए हैं, और चलिए जब मैं करवाऊंगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पेपर की तरफ। तो ये मैं अब आप लोगों को यहाँ पर ये पेपर जो है इसके बारे में बता देती हूँ। KVS PGT टेस्ट सीरीज 3, ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें 10 क्वेश्चंस जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए हैं। पंचुएशन के क्वेश्चन इससे पहले वाले उसमें मैंने लिए थे, पंचुएशन भी बहुत अच्छे से करना है। मतलब आप ये मान के चलिए, आप इस समय क्वेश्चन को भी अगर ढंग से देख लेते हैं तो आप पेपर सॉल्व कर लेंगे आराम से। मगर अगर आप ये सोच रहे हैं सिर्फ लिटरेचर कर लें, तो ना तो TGT में लिटरेचर से काम चला, ना PGT में चलने का। ठीक है, लिटरेचर इंपॉर्टेंट है मगर ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है भैया, दोनों मिला के काम किया जाता है। ठीक है ना, गाड़ी एक पहिए पे तो यूं यूं चलेगी, दोनों पहियों पे स्मूथ चलेगी। What part of speech describes a verb, adjective or adverb and answers when, how and to what extent? अब इसको ध्यान से समझिएगा कि हमने यहाँ पे कहा कि what part of speech a verb, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब का आंसर देता है, व्हेन कहता है। जैसे मीट मी टुमारो, मीट मी व्हेन टुमारो। ठीक है, अगर तो ये किसको कर रहा है, मीट को कर रहा है। ही इज वेरी हैंडसम, ही इज हाउ मच हैंडसम, वेरी। अगर ये टू व्हाट एक्सटेंट है, और वेयर कि मीट मी इन द गार्डन, तो मीट मी वेयर, तो यह वैसे मीट मी ये तो इन द गार्डन वैसे जो है ये फ्रेज हो गया है, और लेकिन ये एडवर्बियल फ्रेज है ये। तो अब आप ये देखिए कि जो भी चीज वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करती है, व्हेन, वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट का जवाब देती है, वो क्या होता है, दैट इज एडवर्ब। हाउ का भी जवाब देता है एडवर्ब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच कनेक्ट्स ऑफ वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, एग्जाम्पल्स आर फॉर एंड नॉर बट येट सो। ये सारे के सारे वैसे भी जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कंजंक्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच सब्स्टिट्यूट्स फॉर अ नाउन और प्रोनाउन, एग्जाम्पल्स आर वी, दे, हिम, आई, यू, मी, शी। प्रोनाउन, वर्ब, कंजंक्शन, नाउन। सब्स्टिट्यूट, जो नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है, यानी कि नाउन के रिपीटिशन को रोकता है, उसको जो है वी, दे, हिम, आई, यू, मी, शी, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर प्रोनाउंस। What part of speech describes a noun or pronoun and answers the question which one, how many, much? अब इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर यहीं पर होता कि हाउ मच, तो भाई जो है वहाँ पर वो अगर नाउन प्रोनाउन की बात ना होती, एडजेक्टिव या वर्ब होता, तो हम वहाँ पर वो एडवर्ब हो जाता। लेकिन यहाँ बात की जा रही है कि जो नाउन और प्रोनाउन का आंसर देता है, विच वन, विच इज़ योर बुक, दिस बुक इज़ माइन, विच वन, दिस वन, दिस बुक। तो ये जो है, जो बुक इज़ अ नाउन और दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो जो हाउ मेनी का जवाब देता है, हाउ मच का जवाब देता है, नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है, तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एडजेक्टिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, which part of speech expresses a mild or sudden burst of emotion, examples are wow or no, wow, hello, hurrah, hello नहीं, hurray, और या अलास, ये सारे के सारे आपके इमोशंस को बताते हैं, और इमोशंस को बताने के लिए यूज किया जाता है इंटरजेक्शन। Which part of speech describes the distance, placement, proximity of one word and another word in a sentence, on, to, behind, with? एक सेंटेंस जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं कि उसको क्या कहा जाता है, द बुक इज ऑन द टेबल, वेयर इज द बुक, ऑन द टेबल। तो जो नाउन प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं उसे क्या कहा जाता है, दैट्स प्रेपोजिशन। What part of speech describes a person, place, thing or idea, examples are house। जो डिस्क्राइब करता है पर्सन, हाउस, इसमें डिस्क्राइब जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नाउन।
What type of pronouns are I, we, she, they, him, us, they refer to people? ये जो है ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला एंड थर्ड पर्सन अबाउट whom we are talking. ठीक है. Now the next question is, Robert was an unwise king. He was the king of 7 kingdoms. What type of pronoun is found in this sentence? इसमें रॉबर्ट के लिए he यूज़ किया गया है. That is nominative pronoun. तो as a subject यूज़ किया गया है. तो subject में nominative case pronoun जो है वो यूज़ किया गया है. ठीक है जी, nominative pronoun यूज़ किया गया है. Now question number 10. The verb seem, is, was and had when used alone are what kind of verb? जैसे अगर हम यहाँ बोलते हैं कि he is a doctor और ये जो he is जो है यहाँ वैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब जो ऑब्जेक्ट जिसे कहा जाए वो सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा होता है तो उसे ऑब्जेक्ट नहीं कहते, कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है. और जब इसको इससे जोड़ने वाला जो वर्ब होता है उसे लिंकिंग वर्ब जो है वो कहा जाता है. तो ये हुए 10 क्वेश्चंस इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के. वो मैसेज द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू. यहाँ पर ये हमें जो वर्ब फॉर्म्स भरनी है, एप्रोप्रिएट टेंस जो है वो भरना, फिलर्स हैं ये. तो इसमें है वॉन्ट्स, इज वॉन्टिंग, वॉज वॉन्टिंग. द हेडमास्टर कि भाई हेडमास्टर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू. वॉन्टिंग वगैरह वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एक जो है स्टैटिक वर्ब है. द हेडमास्टर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, तो दैट इज वॉन्ट्स. Here are your shoes, I dash them. Just clean, just cleaned, have just cleaned. पहली बात जो just आता है वो परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है और वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले यूज़ होता है. I have just cleaned them. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 3. I dash a lot of work today. ये क्वेश्चन एक बार पहले भी एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये जो है जूनियर का जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था. और इसमें दोनों ठीक है. आज मैंने बहुत काम किया, टुडे के साथ डिड भी लगा सकते हैं. और अगर आप प्रेजेंट सेंस में लगाना, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, तो ये दोनों ही ठीक है, इसमें दोनों ही चलते हैं. और इसमें क्योंकि आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क टुडे कि भाई काम तो खत्म हो गया और उसके साथ टुडे भी दे दिया. आई हैव डन काम तो खत्म हो गया, उसका इम्पैक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है. तो यहाँ दोनों ही ठीक हैं, दोनों के दोनों एग्जैक्टली बिल्कुल सही हैं यहाँ पर. शी डैश अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock. अगर सिंस और फॉर आता है तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है. अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आएगा शी हैज़ बीन अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस कोई वर्ब नहीं है, दैट्स एन एडजेक्टिव. वर्ब था नहीं तो हैज़ बीन यूज करा है, ये परफेक्ट टेंस यूज किया है. परफेक्ट कंटिन्यूअस ये नहीं है, ना ही पैसिव वॉइस है. एवरी डे लास्ट वीक माई आंट डैश अ प्लेट. हर रोज मेरी मतलब एक हैबिट बताई जा रही है कि एक आंट जो है प्लेट तोड़ा करती थी, तो यहां पर आएगा ब्रोक. आई डैश हिम सिंस वी मेट अ ईयर अगो. अगर सिंस एज अ कंजंक्शन यूज होता है तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट और उसके बाद जो है वो पास्ट इंडेफिनेट यूज होता है. तो यहाँ तो पास्ट इंडेफिनेट है. अब सिंस एज अ कंजंक्शन में देखिए, आई हैवंट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर अगो. शी जम्प्ड ऑफ द बस कब. जब पास्ट में 2 घटनाएं घटती हैं जिसमें से एक अप्रत्याशित घटना होती है और एक ये बताती है कब हुआ. तो जब जो एक इंसिडेंट होता है दैट इज इन पास्ट इंडेफिनेट और जो बताता है कब तो वो जो है पास्ट कंटिन्यूअस में होता है. तो जो अप्रत्याशित घटना है जम्प्ड ऑफ कब, जब बस चल रही थी. तो वाइल इट वॉज मूविंग. When we went to the cinema, the film dash the film. आप सिनेमा बाद में पहुंचे, पिक्चर पहले शुरू हो गई थी. जिस काम का ये नहीं पता वो कब शुरू हो गया था. और जो पहले खत्म हुआ काम है या पहले शुरू हुआ काम है
उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में है उसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टू पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट टू पास्ट। तो यहाँ आएगा दैट द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। द टाउन डैश इज अपीयरेंस, इट्स अपीयरेंस कंप्लीटली सिंस 1980। अब मैंने अभी आपको बताया था कि सिंस फॉर आ रहा हो तो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता है। अब आप यहाँ देखिए, द टाउन हैड चेंज्ड इट्स अपीयरेंस, तो परफेक्ट टेंस के हिसाब से यही आएगा, द टाउन हैड चेंज, कि टाउन की अपीयरेंस चेंज हो गई है, तो इसीलिए सिंस 1980। व्हेन आई वॉज इन श्रीलंका आई डैश नेगोमो बेरुएला, तो जब अब वॉज की बात करी जा रही है तो मैं वहाँ जाया करता था, तो आई विजिटेड। ये हो गए आपके क्वेश्चंस जो कि इस पे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे थे, और वर्ब फॉर्म्स यानी कि टेंसेस के फिलर्स थे। अब हमारे आगे बढ़ रहे हैं, ये मैंने आर्टिकल राइटिंग के क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये आर्टिकल्स जो लिखे जाते हैं उस पे आर्टिकल राइटिंग के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे 18 क्वेश्चंस हैं आर्टिकल राइटिंग के। तो अब ये है, एन आर्टिकल कैन बी, एक आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल जैसे आपसे भाई जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते हैं, किसी चीज़ पे हजार्ड्स ऑफ स्मोकिंग पे आर्टिकल लिखना हो, तो आर्टिकल क्या हो सकता है, एड्रेसल, स्टेटमेंट राइटिंग, अवेयरनेस कैंपेन, ऑल ऑफ द अबव। कुछ भी हो सकता है, किसी को एड्रेस करते हुए लिखा जा सकता है, स्टेटमेंट राइटिंग हो सकती है, या किसी जैसे ये था हजार्ड्स ऑफ स्मोकिंग, तो अवेयरनेस कैंपेन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये एक आर्टिकल जो है वो कुछ भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। दे रहे हो क्या वो वाला, तो छोट दूसरी पेन ड्राइव दे देते। एक मिनट का टाइम दीजिएगा बस। हाउ शुड यू बिगिन आर्टिकल राइटिंग? विद स्टैटिस्टिक्स, विद कॉन्सिक्वेंसेस, with brief introduction about the topic according to the situational demand. How should you begin article writing? आपको आर्टिकल राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? सीधा सीधा स्टार्ट से नहीं करा जाता, जैसी डिमांड होगी उसके हिसाब से किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशनल डिमांड। आप लोग अगर मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करते चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि क्वेश्चंस देखिए और ऑप्शन देखिए, फटाफट देखिए। सिलेक्ट द एग्जैक्ट मोटिव ऑन विच एन आर्टिकल कैन बी रिटन, गिव एडवाइस, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम, नोटिफाइंग पीपल, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़कर जो है वो देखिए कि इनके आंसर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, तभी हम आगे जो है वो बढ़ेंगे। तो सिलेक्ट द एग्जैक्ट एंड कैन बी रिटन, तो ये है एग्जैक्ट मोटिव ऑन विच एन आर्टिकल। इसमें से कौन सा एग्जैक्ट मोटिव हो सकता है आर्टिकल लिखा जा सकता है? टू गिव एडवाइस, ठीक है, तो एडवाइस देने के लिए लिखा जा सकता है। और नहीं, वैसे आर्टिकल एग्जैक्ट मोटिव ऑन विच एन, अगर एग्जैक्ट मोटिव की बात करें तो एडवाइस देने के लिए, बाकी तो वैसे ऑल ऑफ द अबव भी इसमें लगता है, लेकिन एग्जैक्ट मोटिव की वजह से ये हो गया है। व्हाट काइंड ऑफ टोन शुड यू मेंटेन व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल, तो कौन सी टोन जो है वो अपनानी चाहिए? फॉर्मल, आर्टिकल शुड रिफ्लेक्ट योर पर्सनल ओपिनियन, आर्ग्यूमेंटेटिव एनालिसिस ऑफ द टॉपिक, कॉल फॉर एक्शन। जो आप लिख रहे हैं टोन जो है वो कैसी होनी चाहिए कि आप कोई टॉपिक ले रहे हैं उसके आर्ग्यूमेंटेटिव एनालिसिस कीजिए कि भाई जो होता है फॉर एंड अगेंस्ट वाला जो होता है उसमें आर्ग्यूमेंटेटिव एनालिसिस को करके रखिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज, व्हेन एन आर्टिकल नीड्स अ हेडिंग, ओनली व्हेन द टॉपिक डिमांड्स, ऑलवेज, डजंट नीड अ हेडिंग, ओनली इन न्यूज़पेपर। आर्टिकल को हेडिंग की हमेशा आवश्यकता पड़ती है, अगर हेडिंग नहीं है तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक भटकाने वाला हो जाएगा कि वो जो है कि जब तक आपकी हेडिंग नहीं पड़ी होगी, तो हेडिंग होगी तो आप ये कि इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो उसी को एक्सप्लेन करता हुआ होगा, और अगर हेडिंग ही नहीं है तो आपको पहले खुद ही ढूंढना पड़ेगा व्हाट द राइटर वांट्स टू से। Which of the following isn't relatable to the article writing? Salutation, date, subscription, all of the above. इनमें से कोई सा भी रिलेटेड टू आर्टिकल नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे लेटर के हैं, तो ये होगा ऑल ऑफ द अबव। हाउ डू सब हेडिंग्स हेल्प एन आर्टिकल? हेल्प्स टू लुक मोर ऑर्गेनाइज्ड, मेक्स द आर्टिकल easier to read, both A and B. Article doesn't require subheadings, both A and B, क्योंकि organized और easier to read होता है, तो that's both A and B.
Now, question number 8. Can you include your own opinion while writing an article on a specific topic? No, author's opinion cannot be included. Yes, but only in the body. Maybe, but the heading should reflect that. Yes, but only. Yes. हम अपना opinion दे सकते हैं. हम अपना ओपिनियन रिपोर्ट में नहीं देते हैं. हम अपना ओपिनियन जो है वो एसे में दे सकते हैं. उसी तरीके लाइकवाइज हम उसको आर्टिकल में भी दे सकते हैं. बस रिपोर्ट्स में नहीं देते हैं, क्योंकि अगर हम रिपोर्ट में दे देंगे, रिपोर्ट फैक्चुअल होती है, तो इसलिए रिपोर्ट में नहीं दिया जाता है. हम अपना ओपिनियन जो है वो कंक्लूजन में दे सकते हैं. Which of the following cannot be included in the article writing? Statistics, author's opinion, quotes, both A and C. A, B and C can be included. तो A, B, C, तो ये can be included. तो 9 का आंसर है आपका E. A, B and C all can be included. Statistics, author का opinion, quotes सारे. वैसे भी जब when you fall short of words, you can include quotations in the article, and but there should not be too many quotations. Otherwise, people will be able to the invigilator will be able to understand the checker that you fell short of words. What should be the title of the article writing? I can किस प्रकार का होना चाहिए? What type of the title? What type of the article writing? What type of the title there should be? तो ये है eye catchy. Explain the topic in a few words. Should be short and relevant. Obviously जो टॉपिक जो आपका टाइटल होना चाहिए वो पढ़ते ही है कि हाँ भाई इसको we should go through this article, और टॉपिक को कुछ ही शब्दों में एक्सप्लेन करने वाला भी होना चाहिए और शॉर्ट एंड रेलेवेंट होना चाहिए. कोई जो टाइटल होता है वो एक एक पैराग्राफ का नहीं होता है. नाउ, हाउ डू स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स हेल्प एन आर्टिकल? हेल्प्स द रीडर इन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉल फॉर एक्शन. Statistics and analytics help the article to look more organized and comprehensive. ऑल ऑफ द अबव. तो इसका 11 का आंसर है कि इससे जो है डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिलती है, कि अगर स्टैटिस्टिक्स आप उसमें ऐड करते हैं तो डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज, व्हाट डज अ बायलाइन मीन इन आर्टिकल? बायलाइन का क्या मतलब होता है? द नेम ऑफ द राइटर, an extra piece of information, pointless part of a goal line. That is the name of the writer. राइटर का नाम को बायलाइन कहा जाता है. Now the next one is, suppose you have run out of words while writing an article, what would be the wisest thing to do? Include statistics, add quotations, repeat the primary topic in a different language. All the above can be included. अगर आपके पास words की कमी पड़ जाए तो उससे जो एप्ट कोटेशन है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो दैट इज एड कोटेशन, बाकी कुछ नहीं. स्टैटिस्टिक्स तभी इंक्लूड करनी चाहिए व्हेन यू आर श्योर ऑफ देम. You are Akash or Ipshita. You are concerned about the increasing use of cell phones by people. Educate the people about the risks such as potential health hazards from the electromagnetic fields emitted by mobile phones, the threat of brain tumors and cancers, fear of accidents while driving, etc. Write an article in 150 to 200 words expressing your concern. So this is one of the topics on which a person can write an article, but we are not going to write an article over this topic. Some of the questions have been asked regarding this one. So select the appropriate title for this article. Suppose you are going to write an article and you have been given this thing. So what sort of topic you should give? Increasing usage of cell phones can cause potential hazards to public life. Danger from cell phones and potential health crisis. Cell phones and potential health crisis, a game of electromagnetism. तो 14 का आंसर अगर हम देखें तो 14 का ऊपर ही दे रखा है कि cell phones and potential health crisis. Now question number 15. Suppose one of your family members has been affected by the overuse of cell phone. Can you mention that in this article? Yes, should be mentioned. No, shouldn't be. Mention doesn't matter. Yes, you can mention, but it should be in a indirect way. तो यहाँ होगा D. You should be, but should be mentioned indirectly. Suppose you are an expert on the ill effects of a cell phone.
हाउ शुड यू इंक्लूड अ फ्यू लाइन जैरगन्स इन द आर्टिकल. कभी भी आप अगर आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें जैरगन्स इसलिए मत यूज़ करिए क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, दूसरा थोड़ी ना है. नो नीड फॉर टेक्निकल jargons शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एन ईजी टू रीड मैनर. फैक्ट शुड बी इंक्लूडेड, शुड बी प्रेजेंटेड विद रेलिवेंस. टेक्निकल जैरगन्स का इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में ये आ जाता है कि भाई ऐसा लगता है कि इजी मैनर में कर दें. नहीं, जैरगन जिनके लिए होते हैं वहीं पे करिए. टारगेट ऑडियंस के लिए यूज़ करे जाते हैं, सबके लिए जैरगन्स यूज़ नहीं किए जाते हैं. Whom should you address while writing this article? Specifically the young generation, the parents, the government and the MNCs, and no need for specific addressal. अगर आप लिख रहे हैं तो कोई specific addressal की, ये जो ऊपर वाला था उसमें specific addressal की ज़रूरत है. हाँ, specific addressal की कोई ज़रूरत नहीं है. Now the next one is, what kind of statistics should you refer to in this article? Data of increasing cell phone usage in the last 10 years, data of the increasing rate of cancer, data of the increasing rate of accidents. ये सारे के सारे statistics हैं. तो all of the above, only B and C. तो आपका 18 का आंसर है E, only B and C, क्योंकि हैजार्ड्स की बात की जा रही है. तो ये 18 क्वेश्चन आपके हुए. ये थे आपके 18 क्वेश्चंस इसके. अब मैं आप लोगों को जो मैंने दो राइटर्स जो हैं, मतलब मैंने एक तो अनीस यंग को लिया है और मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना भी चाहूँगी. जिनकी स्टोरी मैंने इसमें ली है दैट इज़ लॉस्ट स्प्रिंग जो है, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अनीस यंग के बारे में बताना चाहूँगी कि शी इज़ एन इंडियन ऑथर. अनीस यंग इज़ एन इंडियन ऑथर, जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं न्यूज़ पेपर्स में और इंडिया एंड अब्रॉड के. और उनका जो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट जो वर्क है दैट्स अनवेलिंग इंडिया. अनवेलिंग इंडिया में ये एक क्रॉनिकल है. इट्स अ क्रॉनिकल ऑन द लाइव्स ऑफ विमेन इन इंडिया, जो उन्होंने 1987 में आया था. और ये इसमें उन्होंने लाइव्स ऑफ विमेन इन इंडिया है और इसमें उन्होंने मुस्लिम विमेन के बारे में बताया है बिहाइंड द पर्दा. इनका अगर हम करियर की बात करें तो इन्होंने शी स्टार्टेड हर करियर विद द यूथ टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन. उन्होंने अनीस यंग ने अपना करियर स्टार्ट करा था यूथ इन टाइम्स, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का ही पब्लिकेशन है, और जहाँ पर वो एक जर्नलिस्ट और एडिटर के तौर पे काम करती थी. और इसके अलावा इन्होंने टू द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के लिए भी काम किया है, इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून के लिए. इस जो है इनकी जो बुक जो सबसे पहले जिसके के लिए मतलब ये एक नोटिस में आई, दैट वाज अनवेलिंग इंडिया, विच वाज अबाउट the women, Muslim women, and it was a travel diary based on the interviews which were taken from so many Muslim women. और इसके बाद जो है उनकी उसमें उन्होंने उनकी एवरीडे जो है लाइफस्टाइल के बारे में लिखा है. इसके अलावा और भी उनकी जो बुक्स हैं वो है नाइट ऑफ द न्यू मून, एनकाउंटर विद मुस्लिम विमेन इन इंडिया, सेवन सिस्टर्स एंड ब्रेकिंग द साइलेंस. अनवेलिंग इंडिया के अलावा उनकी जो और टॉक्ड अबाउट बुक्स हैं वो मैंने फिर दोबारा से बोल रही हूँ, नाइट ऑफ द न्यू मून, एनकाउंटर्स विद मुस्लिम विमेन इन इंडिया, ये 1993 की है, सेवन सिस्टर्स 1994 एंड ब्रेकिंग द साइलेंस दैट इज 1997. ये सारे के सारी ऑल दीज बुक्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्वर्सेशंस. ये विमेन ऑल दीज बुक्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्वर्सेशंस विद विमेन जो औरतों के साथ बातचीत पर आधारित है. और इसमें जो है एंड लाइव्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें इस में इन्होंने जो है एक तरीके से मैल्ट्रीटेड और उसके बारे में वेमेन के बारे में उनके बारे में बताया. ये जो वर्क है उनका लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें उन्हें डिप्राइवेशन, पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, हाउ एक्सट्रीम पॉवर्टी crushes the dreams of children and how it sucks childhood from them, ये उन्होंने बताया है. तो ये जो स्टोरी है ये मैं आप लोगों को इसके बारे में जो है वो बता देती हूँ. ये लॉस्ट स्प्रिंग जो है इसमें उन्होंने दो जो है
जो कैरेक्टर्स हैं वो लिए हैं। पहला जो है वो कैरेक्टर लिया है साहिब आलम, जो कि सीमापुरी में दिल्ली में जो है वो रहता है, और उसका काम है रैग पिकिंग करना। वो ढाका से आया हुआ है। पेरेंट्स के लिए जो रैग पिकिंग है वो एक उनका मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। बच्चों के लिए वो एक तरीके से एंटरटेनमेंट है, क्योंकि वो उसमें कभी उनको कोई सिक्का मिल जाता है तो उसके लिए वो बहुत उनको खुशी जो है वो देता है। खैर, जो इसमें उनको दिखाया है कि वो रैग पिकर्स जो हैं वो नंगे पैर रहते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ पर एक टीन की छत पड़ी हुई है, बेसिक इम्यूनिटीज़ भी जो है वो नहीं है। और जो साहिब आलम है उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता कि साहिब का मीन्स होता है ओनर, और उसकी एक ही ख्वाहिश है कि वो टेनिस शूज़ पहनना चाहता है और टेनिस खेलना चाहता है। और कुछ समय बाद जब ऑथर से मिलती हैं तो वो एक टी स्टॉल में काम कर रहा है। 800 रुपये उसको मिलते हैं, सारा खाना उसका वहीं पे है, बट ही इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज ही इज़ नॉट हिज ओन मास्टर, ही इज़ काइंड ऑफ स्लेव देयर। तो वो जो है इसमें उन्होंने दिखाया। दूसरा जो उन्होंने दिखाया है, जो उसमें उन्होंने फिरोज़ाबाद की जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं वहाँ दिखाया है कि जो उसमें जो बच्चा है ही वांटेड टू बी जो है मैकेनिक, कार मैकेनिक, मगर उसके परिवार में वो लगातार एक परंपरा चली आ रही है चूड़ियाँ बनाने के। उसमें दिखाया है कि हाउ दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू डू बॉन्डेड लेबर, दे कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम ऑल दीज पैंग्स ऑफ excruciating poverty. Why? Because their parents have no money. They do not have any sort of awakening of their rights, and they are doing what their ancestors had been doing for a quite a long time. तो फिरोजाबाद में दिखाया कि these workers sit just before fire and all these things, and these causes so many health issues to them, और वो अंधे हो जाते हैं, और उसमें वो लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो कुछ कहेंगे तो यह है कि भाई बच्चों को क्यों इस भयंकर काम में लगा रखा है। तो उन्होंने ये दिखाया है कि कैसे बचपन दम तोड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉवर्टी। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज शोन, और ये है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो अनीस यंग का जो ये वर्क है ये बहुत ही खूबसूरत, और मतलब उसमें उन्होंने एक रियलिटी जो है वो बताई है। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग, दैट इज़, अब आप देख ही गए होंगे, दैट्स अनीस यंग। एंड वो द स्टोरी इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। तो मैंने भी आपको बताया जो उनकी बुक्स थी, अनवेलिंग इंडिया, सेवन सिस्टर्स, इसके अलावा कि ये था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। What does the author analyze in the story? Author analyze करती है poor children and their exploitation, गरीब बच्चे और उनका exploitation. What is the central theme of the story, Lost Spring? Pitiable poor children and their lost childhood, garbage, Sahib and Mukesh, spring season. नहीं, ये है pitiable poor children एंड दे आर लॉस्ट चाइल्ड। दूसरी जो है फिरोजाबाद वाली जो स्टोरी है उसका जो प्रोटैगनिस्ट है दैट्स मुकेश। What forces the children to live a life of exploitation? Greed, extreme poverty, peers, parents. Extreme poverty. कौन चाहेगा नहीं तो ऐसी जिंदगी जीना। Now the next one is, according to the author, what was garbage for the parents? Parents के लिए garbage जो है वो क्या है? That is means of entertainment, joy, sorrow, survival. That's means of survival. And according to the author, what was garbage for the children? Entertainment, time pass, playing, wonder. Wonder था कि कभी सिक्का मिल जाए, कभी कुछ मिल जाए, इसलिए wonder. Who was Sahib? A shopkeeper, a servant, a rag picker. He was a rag picker from Dhaka. Rag picker. What was Sahib looking for? Eggs, gold, coins, toys. साहेब कूड़े में जो ढूंढता था कॉइन्स ढूंढता था, दैट इज कॉइन्स। इज साहेब वर्किंग हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? साहेब वहां पर जब काम कर रहा है टी स्टॉल पे तो ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी, क्योंकि वो अब अपना मालिक खुद नहीं है। नो अर्निंग बट नो फ्रीडम।
Why did Sahib Alam not go to school? Not interested, no bucks to pay fees, wants to go for movie, wants to earn. तो 11 का आंसर है, जब पैसे ही नहीं है फीस देने के लिए तो कैसे जाएंगे स्कूल. What is the meaning of Sahib Alam? Owner, rich man, poor man, lord of the universe. That is Sahib, owner. और बेचारे उसको आयरनी ये है कि he doesn't know the meaning of his name. Where was Sahib employed? At a tea stall in सीमापुरी, साड़ी शॉप, ज्वेलरी शॉप, स्वीट शॉप. टी स्टॉल में 800 रुपये महीना पे वो काम करता है. टी स्टॉल. Why is author calling garbage as gold in the story? Because of jewels, because of gems, because of gold in it, because of it encashment. उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं इसलिए because of its encashment. That is because of its encashment. And इस स्टोरी का लास्ट क्वेश्चन है, What do the boys appear like to the author in the story? Morning crows, evening crows, morning birds, evening birds. ऑथर को जो ये दो बच्चे हैं ये मॉर्निंग बर्ड्स की तरह लगते हैं देखने में. दैट इज मॉर्निंग बर्ड्स. ठीक है, अब ये तो हुए लॉस्ट स्प्रिंग के. अब यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो राइटर बेस्ड लिए हैं. जो क्वेश्चंस राइटर्स उसमें पूछे गए हैं वही मैंने इसमें लिए हैं. तो पहला है, अनवेलिंग इंडिया इज़ अ वेल नोन वर्क रिटन बाय. अभी मैंने आपको बताया था ये अनीस जंग का जो है वो वर्क है और 1987 का. सेवन सिस्टर्स, ये ब्रेकिंग साइलेंस, ये सारे उन्हीं के वर्क है. अनीस जंग इज़ अ मुस्लिम वुमेन फ्रॉम, वो है हैदराबाद से. अब इस समय वो दिल्ली में रह रही हैं हैदराबाद से. एक मिनट का टाइम दीजिएगा बस. नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये तो था, अब मैंने यहाँ तक तो आपको बता दिया. अब इसके बाद मैंने सलमान रश्दी के क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हैं. तो सलमान रश्दी जो जाने जाते हैं अपने मिडनाइट चिल्ड्रन और सैटेनिक वर्सेस के लिए, तो उसमें पूछे गए थे तो मैंने लिए थोड़े से सलमान रश्दी के. और एक बहुत ही अच्छी किताब है और ये इसी लेवल की है, पीजीटी एंड डिफरेंट स्टेट लेवल्स के एग्ज़ाम की है ये. आप लोगों ने भी अगर इसमें वो अटलांटिक ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू इंग्लिश लिटरेचर, उसमें से मैंने अलग अलग जो है ये राइटर्स के क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ. सलमान रश्दीज फैसिनेशन विद एसप्स फेबल्स एंड पंचतंत्र इज एविडेंट फ्रॉम हिज नॉवल. सलमान रश्दी का जो एसप्स फेबल और पंचतंत्र की कहानियों के प्रति उनका जो प्रेम था वो किस में देखने को मिलता है? मिडनाइट चिल्ड्रन, ग्रिमस, शेम, द सैटेनिक वर्सेस. दैट इज उनका जो नॉवल है वो है ग्रिमस, उसके में ये देखने को मिलता है. रश्दीज फर्स्ट नॉवल इज, सलमान रश्दी की जो पहली नॉवल है वो है शेम. दैट इज शेम है उनकी पहली नॉवल. Now the next question is, Rashid and Harun are the protagonists in the novel. Rashid and Harun are the protagonists in the novel. अब इसमें जो है यहाँ नाम भी दिए हुए हैं. तो ये है द सैटेनिक वर्सेस, शेम, ग्रिमस, नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि ये जो है नन ऑफ दीज क्यों? क्योंकि ये राशिद एंड हारून जो हैं ये है हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज. ये इनका एक वर्क है, उसके में ये कैरेक्टर्स हैं हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, उसमें से ये लिया गया है. नाउ द नेक्स्ट वन इज, पद्मा इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द नॉवल. पद्मा जो सेंट्रल कैरेक्टर है दैट इज इन मिडनाइट्स चिल्ड्रन. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज सलमान रश्दी डिक्लेयर्ड अ काफिर बाय द मुस्लिम वर्ल्ड. जब उन्होंने सैटेनिक वर्सेस जो है वो लिखा था तो उसके लिए उनको काफिर ठहराया गया था. तो इट वाज द सैटेनिक वर्सेस. बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद किताब है उसके लिए और ये बैन है, तो इस किताब के लिए उनको काफिर ठहराया गया था. विच ऑथर हैज़ पोर्ट्रेड 3 शकील सिस्टर्स, चुन्नी, मुन्नी एंड बन्नी, इन हिज नॉवल. दैट इज सलमान रश्दी. Which novel of Salman Rushdie has won the Booker Prize as well as the James State Black Memorial Prize? That is Midnight's Children. मिडनाइट चिल्ड्रन जो कि लिखा गया है भारत के बंटवारे के बाद, जब बच्चे रात के 12 बजे जो बच्चे पैदा होते हैं उन पर.
And ये is the title of the novel Midnight's Children refers to the children born in the midnight hour of 15th August 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15th of August 1947। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को करवाए। लगभग 60 से ऊपर क्वेश्चंस थे और मैं बार बार फिर आप लोगों से यही चीज़ कहूँगी कि सिर्फ एक ही चीज़ पे एक ही पक्ष को मजबूत मत करिएगा, सभी चीज़ को फर्स्ट जो पेपर है उस पर भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 40 क्वेश्चंस पेडागोजी के भी हैं, उनको भी अच्छे से पढ़िएगा, तभी जाके जो है नैया पार होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय। ओ हाँ, एक मिनट, एक जो है मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी जाने से पहले। एक चीज़ आप लोगों को बस जाने से पहले और दिखा दूँ। ये एक कमेंट है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स वगैरह तो मतलब इतना कई लोग भेजते हैं, बहुत अच्छे है, पढ़ती भी हूँ, मगर कुछ जो कमेंट्स होते हैं ना वो आपका दिल जो है वो छू लेते हैं। ये विकास आस्तिक ने ये कमेंट मुझे भेजा और ये जो चीज़, मैं इतनी इमोशनल हो गई इस चीज़ को पढ़कर कि मुझे ना, मैं आपसे सच में कह रही हूँ कि अगर मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं ये सोच के नहीं करती कि मैं किसी पर एहसान कर रही हूँ। मैं वाकई में, ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कह रही हूँ, इसलिए मेरा ये मानना है कि जब आपका अच्छा वक्त हो तो आपको कभी भी अपने बुरे वक्त को नहीं भूलना चाहिए, तभी आपके पैर ज़मीन पे रहते हैं। अगर आपको वो है ना, एक कहावत सुनी होगी कि चूहे को अगर हल्दी की गांठ मिल जाए तो खुद को पंसारी समझने लगता है। अगर आप ये काम करना शुरू कर देंगे तो डाउनफॉल बहुत जल्दी होता है। तो अभी तो बहुत कुछ जो है वो करना है, तो अगर बहुत ज़्यादा उड़ना शुरू कर देंगे तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता, उस पर डाउनफॉल भी बहुत जल्दी आता है। तो जब ये चीज़ें मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मतलब मुझे ये पढ़ के, कमेंट्स पढ़ के ये लगता है कि मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू विकास, ये मैं कमेंट आप लोगों के साथ पढ़ रही हूँ आप लोगों के सामने। हृदय की गहराइयों से आपको शत शत नमन। शायद आपको ज्ञात नहीं मैम कि मेरे जैसे ना जाने कितने दृष्टि बाधित छात्र केवल और केवल आपके द्वारा पढ़ाई गई सामग्री पर ही निर्भर हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक दृष्टि बाधित छात्र मतलब इतना मैं इमोशनल वो हुई इसको पढ़ के, क्योंकि हमें सटीक सामग्री ढूंढने व उन्हें दूसरों से पढ़वाने में अतिरिक्त समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं यूपी टीजीटी की प्रतीक्षा सूची तक में केवल और केवल आपकी बदौलत पहुंचा, भले ही चयनित ना हो सका। हे गुरु माँ, आप जैसे लोगों के अथक परिश्रम व त्याग से ही हम जैसे लोगों का इस जगत में अस्तित्व सार्थक बन पाता है। ये आशा की किरण कभी लुप्त ना हो, एक बार पुनः चरण पर। और थैंक यू वेरी मच कि इतना मान देने के लिए विकास, थैंक यू वेरी मच। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।